बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जहां कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन कुछ जो एलिमेंट है हमारी सियासत का वो अभी भी डाई डाउन नहीं करता। रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले तो कोरोना के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होती रही कि किसने अच्छा काम किया और किसने नहीं किया, लेकिन अब एक दफ़ा फिर सियासत, एहतसाब और सियासत जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे मुल्क में, उस हवाले से बात हो रही है। कौन है शहजाद अकबर साहब और ये आए कहाँ से हैं? ये सवाल किया आज जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब को दोबारा नैब ने तलब किया है 22 अप्रैल को। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया था। उन्होंने कहा लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस के हवाले से हालात हैं उनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है। उन्होंने एक तवील ख़त लिखा जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। अब 22 अप्रैल को यानी परसों के रोज़, बुध के रोज़, उन्हें फिर तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से भी बात होगी जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की। और आईपीपी रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली आई है, वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। उसके अंदर बहुत से टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन एहतसाब का एक उसके अंदर एलिमेंट है, वो भी हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और वज़ीर दाखिला जनाब शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब कौन हो तुसी, कित्थों आए हो? ये पहले तो ये दस दो ना सारे लोगों को। मेरा ख्याल है मुनीब, अगर मीडिया में कोई बंदा मुझे जानता है कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, तो वो तो सबसे बड़े जो मुझसे सवाल कर रहा है वो बड़ा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक ही जगह से तालीम हासिल की, आगे पीछे थे। अगर उस वक्त की, आजकल वो मी एट 20 की जो सीरीज़ चल रही है, मेरा दिल करता है आपकी भी एक तस्वीर पोस्ट कर दूँ बचपने की जो हमारे साथ थी। तो शायद खाकान अब्बासी साहब का असल में मसला ये है, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपकी कुलीग के किसी चैनल के प्रोग्राम के ऊपर शुगर को लेके और इनकी कुछ बातों को लेके मुझसे एक सवाल किया गया। तो मैंने वो उसमें गरीदा फारूकी का वो शो था, तो मैंने उसमें उनसे कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल कीजिए, वो 3 सवालों के ये जवाब देंगे। तो वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला भी। तो खैर जब उनसे ये सवाल पूछे गए और उनके सामने चीज़ रखी गई, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ भी ये बात दोहराई थी कि जी मैं तो किसी शहजाद अकबर को नहीं जानता। अच्छा, उसके बाद हर कुछ दौर बाद, हर कुछ महीनों बाद वो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। आज की भी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तज़ादात से भरी हुई थी। इससे पहले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसको तो हम कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आज भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तज़ादात थे। मिसाल के तौर पर एक उन्होंने आज अर्ज़ की, पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दीजिए, शख्सियात को छोड़ देते हैं कि जी कोरोना के ऊपर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तो मैं उनसे पूछूंगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या वो इस इजलास में तशरीफ़ लाएंगे? क्योंकि नैब में तो वो पेशी के लिए नहीं गए जहाँ पे चलें फिर एक कमरे में 2 या 3 लोग होते जिन्होंने सवाल जवाब करना था। यहाँ से तो 300-400 का ऐवान है, तो क्या वो वहाँ पे आएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा मेरी 69 साल उम्र है, जो उन्होंने झूठ बोला, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उम्र उनकी कम है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो खैर सियासी सरगर्मियाँ सारी उनकी जारी हैं। तो एक तो उनकी बात के अंदर ये तजाद था। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने बात एक बड़ी आज हैरत अंगेज़ की कि जी शहजाद अकबर ने लंदन से एक सहाफ़ी को ले आया और उसको पैसे दे के उससे डेली मेल में ख़बर करवा ली। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पे लगा दिया, लेकिन वो मुझे जानते नहीं हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि मैं लंदन से एक बड़े अखबार के सहाफ़ी को पैसे लेके आया। भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और आज तक वो इनके जो लीडर हैं, वो जो एक उंगली हिलाते थे, 6-8 महीने तो उनको लगे सिर्फ एक चिट्ठी लिखने में कि जी मैं मुकदमा करूँगा। उसमें भी वो अपने वादे से मुकर गए कि मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया। मेरा नाम पिछले 1.5 साल से इनकी पूरी लीडरशिप, शहबाज शरीफ ख़ानदान स्पेशली, वो उसकी पूरी एक माला जपते रहते हैं और ये कहते हैं जी मैं तो इनको नहीं जानता। वो तो मेरे ऊपर तो इन्होंने मुकदमा करने का दावा किया था, इसके बावजूद तो मुझे नहीं जानते। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, मैं कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं रहा, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ रहा हूँ। सिर्फ अपनी तालीम के 5-6 साल जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया वो गया, और मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मेरे पास ना मज़दूर के तौर पे, ना मिस्त्री के तौर पे, ना किसी माली के तौर पे, ना ही चौकीदार के तौर पे इनके लीडरों की तरह किसी भी किस्म का अकामा है किसी भी मुल्क का। तो मैं कहना चाहिए सुच्चल पाकिस्तानी हूँ, इधर ही हूँ और एक आम आदमी हूँ। बल्कि इनको तो ये भी भूल गया कि इनकी तरह मैं भी पोठवार का बासी हूँ, जैसे आप पोठवार के बासी हैं। मैं तो मतलब बड़ा और ये लोकल भी हूँ ये भी कि और आप एक आम आदमी हूँ। हुकूमत शायद जब इनको ये खत्म हो बात बुरी जाएगी लगती तो है। उस वक्त भी पाकिस्तान में ही रहेंगे, कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है? जी जी, इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे। मैंने कहाँ जाना है, मैं यहाँ पे अपनी मजदूरी करता हूँ, एक वकील हूँ शोबे के लिहाज से।
अपनी वकालत जारी रखूंगा इंशाल्लाह और इधर ही रहूंगा। जो मतलब अगर ये मुझे किसी किस्म की कोई धमकियां देना चाहते हैं तो कोई अच्छा ऐसी शहजाद बात साहब, नहीं है। एक जो हम इस एतराज मुल्क में हैं और इसी वो मुल्क में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आता है, क्योंकि ये बात जरा खुल रही है तो बात हो जाए। वो बार बार कहते हैं आप नैब की तर्जुमानी करते हैं, नैब के पास केसेस होते हैं, नैब ने सवालनामे दिए होते हैं, आप आके उनकी वजाहतें करने लग पड़ते हैं। तो वो कहते हैं जी पहले पता कर लें नैब की तर्जुमानी करते हैं या शहजाद साहब इंडिपेंडेंट है, नैब से कोई ताल्लुक है नहीं है? देखिए, नैब की तर्जमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब अपने उस जिस काम के पैराए में काम कर रही है, लेकिन अगर मेरा एक ज़िम्मेवारी है हुकूमत के अंदर अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेरा ऑफिस भी देखता है। उसमें हम अगर मुख्तलिफ़ केसेस में मिल के काम करते हैं या कुछ चीज़ों में शवाहिद इकट्ठे करते हैं और जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं या कुछ चीज़ें पब्लिकली आती हैं, अदालतों में आती हैं, जो चीज़ पब्लिक हो चुकी हो, या तो मुझे ये आज तक कोई एक चीज़ बता दें कि मैंने किसी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ जो बड़ी सीगा राज में रखी गई हो उस पर बात की हो। मैंने हमेशा, देखिए मुनीब आप मुझे बेहतर जानते हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने हमेशा सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात की है जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा हैं। अब वो पब्लिक डोमेन की चीज़ें ला के अगर मैं आवाम को बेहतर तरीके से समझाना की कोशिश करता हूँ कि असल में इनकी चोरी क्या है, मिसाल के तौर पे भी एक रीसेंट चीज़ को ले लीजिए, अब उसमें भी शायद मेरे ऊपर ये नैब की तर्जमानी का दावा कर दें। जब ये हमारी शुगर की कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो फौरी तौर पे इनकी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार को जेल में डाल देना चाहिए जी, सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा, अब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में तो उनकी वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब की काबीना में 2.4 अरब की, मैं दोहराऊँगा, सिर्फ 2.4 अरब की सब्सिडी। तो मैंने जब उसके फ़ौरन बाद बात की कि जनाब इस रिपोर्ट में तो आपकी सिर्फ 1 साल की 20 अरब की सब्सिडी का जिक्र है जो आपने वफाक में रहते हुए सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा के दे दी। और मैंने ये भी दावा किया कि सुलेमान शहबाज आपके दफ्तर में आए और बैठे बैठे आपसे ऑर्डर करवाया, आपने इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर किया, और ये सारा समरी का हिस्सा है। ठीक है, आपने ऑर्डर किया, उसी दिन शुगर की असेसमेंट, प्राइस असेसमेंट हुई और अगले दिन सब्सिडी दे। अब ये देखिए उसके बाद फरमाते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि देखें जी सब्सिडी तो वज़ीर आज़म नहीं देता ना, ये तो काबीना का फैसला होता है। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को और उस्मान बुज़दार को जेल में डाल दें, और जब अपनी 20 अरब इधर थी उस्मान बुज़दार की 2.4 अरब की, जिसके ऊपर हमने अपनी इंक्वायरी भी करवाई, कमीशन भी बैठाया, और अपनी सिर्फ 1 साल की 20 अरब की, अभी मैं 5 सालों की बात नहीं कर रहा, 1 साल की 20 अरब की सब्सिडी के ऊपर कहते हैं वो तो जी काबीना का और ईसीसी का फैसला था, वज़ीर आज़म का तो उसमें अमल दखली कोई नहीं होता। तो ये सारी बेसिकली बौखलाहट है। ठीक है, और उस बौखलाहट में उनको सिर्फ एक मासूम इंसान शहजाद अकबर ही मिलता है अटैक करने के लिए। शहजाद साहब अब ये जो आपने कहा ना मासूम इंसान, ये तो तारीख तय करेगी आप कितने मासूम थे क्योंकि बहुत से लोगों को आप मासूम नहीं लग रहे होते, बहुत से लोगों को आप मासूम नहीं लग रहे होते। अच्छा शहजाद साहब, अभी आपने आटा चीनी मजलूम से चेंज कर दिया। अच्छा चले, मजलूम आपने कह दिया, फर्दर अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे भी बहुत से लोगों को एतराज़ होगा। लेकिन ज़रा आटा चीनी की ये जो इनिशियल रिपोर्ट थी, इस हवाले से बात हुई, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट का कहा गया कि गालिबन ये 25 तारीख को आनी है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है। शेख रशीद साहब कहते हैं नहीं जी ये 25 को नहीं आएगी, ये रमज़ान के बाद अब आएगी। तो इंफॉर्मेशन कोई दे सकते हैं आप कि क्या जिस तरह ये कंपाइल हो रही होगी, बन रही होगी या बन चुकी होगी, हो सकता है, तो ये 25 को आ जाएगी ऑन टाइम? देखिए अभी इसके ऊपर मैं तो कोई किस किस्म की क्या सराही नहीं कर सकता, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुझे लगता है शायद कमीशन की तर्जुमानी कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये ईद के बाद आएगी। देखिए अभी तो कमीशन ने हमें कोई इस चीज़ की इतला नहीं दी। ये जो कमीशन है, और सॉरी शेख रशीद कह रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई इतला नहीं है। वो कमीशन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को और फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अगर कोई इस किस्म का डिले होना भी है तो उस डिले के लिए उनको काबीना से इजाज़त लेनी होगी, बिकॉज़ ये जो कमीशन कायम किया गया था ये वफाकी काबीना ने कायम किया था, और अभी तक इस किस्म की कोई इतला कमीशन की तरफ से नहीं है और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। बल्कि आज तो मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि कमीशन ने रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। लिख रहे हैं तो फिर 3-4 दिन में मुकम्मल हो जानी चाहिए, लेकिन अभी कतई नहीं कहा जा सकता कि 25 को ये डिले हो रही है या नहीं आ रही या आ रही। ठीक। अरे शहजाद साहब, मैं सवाल, अब क्योंकि एक रिसेंट भी एक रिपोर्ट आई आईपीपी के हवाले से, अब ये रिपोर्ट जिस तरह अब आटा और चीनी बहरान के हवाले से एक रिपोर्ट आ गई थी, फॉर्मली हुकूमत ने रिलीज़ की, इस रिपोर्ट को जो कि वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है, गवर्नमेंट कब फाइनली रिलीज़ कर रही है?
देखिए इसमें मुनीब, जो रिपोर्ट जिस दिन ये लास्ट वीक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कैबिनेट की जो कमेटी है ऑन एनर्जी उसको अरसाल की है, बिकॉज़ ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और इसमें जो वे फॉरवर्ड में चीज़ें हैं उनको काबीना की सतह पे देखा जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी हैं। इसके अलावा कुछ इसके अंदर भी फोरेंसिक होने की बात है, तो वो उन सब चीज़ों को लेके जो इसका कॉम्पिटेंट फोरम है, कैबिनेट की एक सब कमेटी है जिसे असद उमर साहब हेड करते हैं, उनको अरसाल कर दी गई थी। और मेरी इतला के मुताबिक शायद आज या कल उनका इसमें कोई इजलास भी है, पहला इजलास, जिसमें ये रिपोर्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा और उसके मुताबिक दो चीज़ों का शायद फ़ैसला होना हो। एक तो ये कि क्या इस रिपोर्ट को इस मौका के ऊपर ऑफिशली पब्लिक किया जाए, और सेकेंडली इसके अंदर जो सफारिशात हैं उनमें किन सफारिशात पे किस तरह से और किस फोरम से अमल दरामद करना है। तो वो सारी चीज़ें कैबिनेट की जो सब कमेटी ऑन एनर्जी है उसके सामने आज या कल में कंसिडर होना है, जब भी उसका इजलास तय होगा। शहजाद साहब, आप लेकिन वो इसी हफ्ते में होगा। ठीक है, आप मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब भी हैं, आपका पोर्टफोलियो भी सामने है। ये रिपोर्ट इसके अंदर एलिजिडली, क्योंकि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई रिपोर्ट, किसी ने मुकम्मल तौर पर उस तरह पढ़ी नहीं, लेकिन एलिजिडली इसके अंदर नाम नदीम बाबर साहब का भी आ रहा है, रज़ाक दाऊद साहब का भी आ रहा है। सवाल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप की जुरिस्डिक्शन में आता है, आप खुद उसे एवेल्यूएट करेंगे, ये डिटर्मिन आप करेंगे कि इनका दोनों शख्सियात का एहतसाब इस हवाले से होना चाहिए, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, क्या ये इस पोजीशन में थे कि इन्फ्लुएंस किया इन्होंने? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नाम रिपोर्ट के अंदर किसी भी शख्स का आना, वो तो अब रिपोर्ट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, रिपोर्ट लिखने वालों का नाम भी लिखा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम आ गया है। आईपीपी रिपोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली ये डिवाइड करती है डिफरेंट आईपीपी पॉलिसीज़ को। 1994 की पॉलिसी है, 2002 की है और 2015 की है। इन डिफरेंट पॉलिसीज़ में डिफरेंट आईपीपीज़ लगे, डिफरेंट कंपनीज़ ने, प्राइवेट कंपनीज़ ने और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने लगाए। उन आईपीपीज़ को लेके उनके मालिकान का एक टेबल बनाया गया है, जिसके अंदर बिल्कुल नदीम बाबर साहब का भी जिक्र है और रज़ाक दाऊद साहब का भी जिक्र है। अब एक चीज़ जो मैं उस रिपोर्ट में क्लियरली देख सकता हूँ वो ये है कि जिस वक्त ये आईपीपीज़ लगाई गई उस वक्त रज़ाक दाऊद या नदीम बाबर ना उस रिपोर्ट के मुताबिक, ना ही मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी हुकूमत में इस किस्म के किसी ओहदे पे फाइज थे, ये कि वो कैबिनेट के मेंबर्स थे या पॉलिसी बना सकते थे। तो इस लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अगला मरला है जहाँ पे अभी इस रिपोर्ट को लेके आगे क्या किया जाना है, उसमें मैं समझता हूँ शायद उनकी तरफ से होगा या जो कमेटी के सरबराह हैं। ये क्वेश्चन असद उमर साहब के लिए है कि जो कमेटी, क्योंकि जो कैबिनेट की सब कमेटी ऑन एनर्जी है उसके अंदर रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब एड हॉक मेंबर हैं, उसके फुल टाइम मेंबर नहीं हैं, एड हॉक मेंबर हैं। तो अब उस एडहॉक मेंबरशिप के ऊपर इस मुद्दे को लेके इस जो एजेंडा पॉइंट है उस पे उनका बैठना मुनासिब शायद ना होगा, तो वो अब फैसला कमेटी के सरबराह भी कर सकते हैं, आज खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट का इशू। अब अगर इस रिपोर्ट के अंदर उनके ऊपर कोई इस तरह की रॉन्ग डूइंग का, देखिए दो चीज़ें हैं। अब जो आईपीपीज़ हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बिटवीन गवर्नमेंट और आईपीपीज़ के। उस कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन से हट कर कोई चीज़ सामने आती है जिसमें किसी ने अनड्यू बेनिफिट लिया हो बिकॉज ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, तो उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अभी ये रिपोर्ट उस मरले में है जहाँ पे वो सिर्फ ये निशानदही करती है कि किस किस तरह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और किन आईपीपी पॉलिसीज़ के अंदर किस तरह से चीज़ों को ऐसे रखा गया कि जिसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा आईपीपीज़ को हो जाए, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को हो जाए। ठीक है, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं कर सकते, फ्यूल एफिशिएंसी के मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके एक होलिस्टिक व्यू, जिस तरह से एक चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर ये भी रिकमेंड की गई है कि क्या हम फ्यूचर में इस पॉलिसी के तहत चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़ायद बिजली मौजूद है और आगे जितने हमारे मुआहदे हुए हैं जब वो तकमील पा जाएंगे तो हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा बिजली होगी। अब वो बिजली चाहे हम खर्च करें या ना करें, लेकिन हम उसके कैपेसिटी चार्जेस देने के पाबंद होंगे। तो एक तो इसकी तरफ पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं और दूसरी रिकमेंडेशंस हैं कि ये चीज़ जानने के लिए कि अगर इसमें किसी ने रॉन्ग डूइंग की है, किसी ने गलती की है और क्रिमिनल लाइबिलिटी की हद तक की है,
तो उसके लिए फिर ज़ाहिरी बात है वो काम तहकीकाती इदारे ही कर सकते हैं। अच्छा शहजाद लेकिन इन साहब, तमाम चीज़ों का ये फैसला जो है वो क्या मुझे ये बता दें कि किसी शख्सियत का आपने कहा कि ये डरना होगा कि क्या उस शख्सियत ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है या नहीं। बादी और नज़र में जो आपने डिस्क्राइब किया उसके मुताबिक आपकी नज़र में नहीं बनता, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। बट सवाल ये है, और लोग भी ये पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तो खुद वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने से पहले भी बड़े क्लियर थे कि जिन लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं और ख़ास तौर पर ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनका ताल्लुक ऐसे किसी मामले से आ जाता है, उनको किसी ऐसी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। लोग वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल करते हैं और पूछते हैं कि फिर ऐसे लोगों को काबीना के अंदर या ऐसी पोजीशन में क्यों रखा जाता है जिससे ये तासुर हो कि वो वज़ीर-ए-आज़म को या हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने आप को किसी माली फ़ायदा, अपने आप को कोई ना कोई माली फ़ायदा दे सकते हैं, या एटलीस्ट उसका इल्ज़ाम उन पर ज़रूर आ सकता है। ये सवाल हर कोई कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के स्टैंडर्ड के ऊपर, इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड के ऊपर, तो इन लोगों को तो शायद काबीना का या स्टेटस भी नहीं मिलना चाहिए था स्पेशल असिस्टेंट का। देखिए नहीं, ये मैं थोड़ी सी इस चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई अबहम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब जो पहले शुरू दिन से कहते रहे हैं कि जो पार्टी के सरबराह होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर हैं, जो इस ओहदों पे हैं फ़ैसला साजी की, जो डायरेक्टली फ़ैसला करते हैं, अव्वल तो ये है कि उनको तो बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिज़नेस में नहीं होना चाहिए। और उसकी मैं मिसाल भी दूंगा कि कहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नज़र आता है अगर आप इसको IPP के तनाजुर में ले लें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर एक स्पेशल असिस्टेंट है, अब मेरा अगर बैकग्राउंड है कि मैं एक ज़माने में नैब में भी काम करता रहा हूँ, मैंने वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर भी काम किया हुआ है, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया हुआ है, मुझे मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, तो इसीलिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मावन ख़ुसूसी बनाया है एहतसाब के मामले का, तो उस फील्ड की मेरे पास एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह से लेकिन मेरे पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मुझे आइन और कानून किसी तरीके से भी फ़ैसला साजी की इजाज़त नहीं देता, मैं सिर्फ मावनत कर सकता हूँ। इसी तरह से नदीम बाबर साहब का मामला है, वो बिजली ही के सेक्टर को लेके, IPPs के सेक्टर्स को लेके कोई 100 से ज़ायद कंपनीज़ के सरबराह रह चुके हैं, जिसमें उनकी 1-2 ज़ाती कंपनियां भी थी। मेरी इतला के मुताबिक, गलत भी हो सकती है, नदीम बाबर साहब इस पर दुरुस्त रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो अपनी शेयर होल्डिंग से और कंपनी के एग्जेक्टिव रोल से जुदा हो गए जब उन्होंने ये अपना रोल एज SAPM शुरू किया। अच्छा, इसी तरह से नदीम अपने रज़ाक दाऊद साहब हैं, तो ये तो एक ये वाला मामला है। अब आप आ जाइए कि जो फैसला साजी कर सकते हैं उनका खुद या उनके ख़ानदान का बिज़नेस करना क्यों कर गलत है। अब मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे पिछले 10 सालों में, उनके बड़े भाई 5 साल में वज़ीर-ए-आज़म थे। हम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ले लें तो उनके छोटे साहबजादे शुगर का काम भी करते थे, मल्टीपल उनकी शुगर की मिलें थी और शुगर की मद में सब्सिडी भी दी जाती थी और उसका फ़ैसला पंजाब के चीफ मिनिस्टर काबीना में बैठ के करते थे और वफाक में उनके ताया जान उसका फ़ैसला करते थे। इसके साथ साथ जो IPP पॉलिसी के तहत जब उनके वालिद चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, चिन्योट पावर प्लांट लगा जिसका भी इस IPP के अंदर जिक्र है। तो वो वाला इंसिडेंट है जहाँ पे आपको क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है और शायद आपको ये भी नज़र आएगा कि उन पॉलिसीज़ की मद में उनके ख़ानदान ने भी फ़ायदा उठाया। लेकिन वो वही वाली बात है कि इस पे हम बहुत इस वक्त एडवांस में नहीं कुछ कह सकते। रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सिफारिशात हैं, उनकी रोशनी में जब इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात होती हैं या मज़ीद काम होता है तो जो क्रिमिनलिटी वाला सेंस है पार्ट है उसके ऊपर तो ज़ाहिर बात है जो तहकीकाती इदारे जिनको कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है वही इस पर कुछ तफ्तीश करने के बाद डिटर्मिन कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है तो एक तरफ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको वाज़े कर दिया है और दूसरी तरफ वो डिस्टेंस है और अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी किसी मावनत के सिलसिले में भी IPPs को लेके उनको नहीं बैठना चाहिए जब इस वक्त हम इस स्टेज पे बैठे हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के सेगमेंट में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियासत अपनी जगह मौजूद है। शाहिद खान भाई साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पे से और भी, क्योंकि कोरोना वायरस का इशू अभी तक मौजूद है, उस हवाले से भी हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर एतराज़ किया है कि हुकूमत क्यों इस पर रिलैक्सेशन दे रही है। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। बस साथ रहिएगा।